ठाकुर अमित राठौर। आप देख रहे हैं सतर्क भारत का सबसे चर्चित शो जनता की आवाज़। आज हमारे साथ दो मुख्य अतिथि हैं। नीलम कोहली जी, आप स्वच्छता की ब्रांड एम्बेसडर भी यहाँ रह चुकी हैं। अनिल कुमार जी, ये लोग सामाजिक कार्य लगातार करते आए हैं, साथ ही ग्रुप बना रखा है जिससे लोग लगातार सेवाएं देते आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सतर्क भारत का और पूरी फैमिली का। बहुत बहुत स्वागत है मैडम। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। आप लोग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में लगातार सामाजिक कार्य किया जाता है। आगे जानेंगे कि कैसे सामाजिक यात्रा शुरू हुई और किस तरह से इस तरह का कार्य कर पाते हैं आप लोग। सर, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि हमारी लेडीज फर्स्ट से शुरुआत की जाए। जी मैडम, कैसे सामाजिक यात्रा में आप आई, कैसे आपको ये लगा कि समाज के प्रति हमें जिम्मेदारी को समझना चाहिए, आगे आना चाहिए? पहले तो मैं आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देखिए, जब तक हम पहल नहीं करेंगे तब तक दूसरा नहीं करेगा। शुरुआत हमें अपने से करनी पड़ेगी। तो जब मैं देखती थी कि लोग सड़क में खेल रहे हैं, बच्चे सड़क में खेल रहे हैं, पार्क हमारे बगल में था घर के, वहाँ पे लोगों ने कूड़ादान बना रखा था। तो वहीं से मुझे ये लगा कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि बच्चे सड़क में खेल रहे हैं और कई बार ऐसा हुआ है कि वो मतलब चोट लगते लगते बची है। तो वहीं से मुझे लगा है कि मुझे कुछ करना चाहिए अपने आसपास, साफ सफाई और बच्चों के लिए कुछ खास करके, क्योंकि अगर ये सेफ रहेंगे तभी हम भी सेफ रहेंगे। जी सर, आप कैसे आप लोगों ने शुरू किया? सर, मैं बताऊं कि ऐसे तो कुछ हमें याद नहीं है कि हमारा इस लाइन में हम कब प्रवेश कर गए, लेकिन कहीं ना कहीं इसका श्रेय मेरे माताजी को जाता है। बचपन में जब कुछ घर का काम होता था तो हम अपने घर के काम के लिए पहले इग्नोर कर देते थे, और वही अगर दूसरा कोई कहता था कि ये सामान लेकर आओ तो हम तुरंत चले जाते थे। और माताजी हमेशा कहती रहती थी कि बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपने लिए कम दूसरों के लिए ज़्यादा बने हो। और तब से ये सफ़र हमारा चालू होकर कब समाज के कामों में हम अंदर तक चले आए हमें भी पता नहीं चला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने ये साथी का रजिस्ट्रेशन कराया, तो इसमें कुछ आप लोगों ने एक ग्रुप बनाया, कितने टीम मेंबर हैं, कैसे आप लोग ये कार्य करते हैं? सर, हम पहले पिछले 3 सालों से यहाँ रुद्रपुर में हम लोग काम करते हैं। बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और यहाँ रुद्रपुर में पिछले 18 सालों से हूँ। तो 3 साल तक हम पर्यावरण के प्रति करते रहे। बीच में ऐसा लगा कि हम लोगों को एक रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, और तब हमने अपना 5-7 लोगों का एक टीम इकट्ठा किया और उसमें सबसे सलाह मशवरा करके हमने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया। कुछ लोग थे जिनको ऐसे लगता था कि हम जब आ रहे हैं इस फील्ड में तो हमारा फ़ोटो नहीं लिया जा रहा है और हमारा न्यूज़पेपर में नाम नहीं आ रहा है, तो वो लोग फिर थोड़ा सा कटना चालू किए। तो हमने बोला कि देखो, हमारे साथ वही रहेगा जो समाज की भावना से हो, है ना, समाज के प्रति उनकी ललक हो, उनकी लालसा हो। ऐसा नहीं कि आप आए फ़ोटो खिंचवाने के लिए और उसके बाद में आप चले गए, आपकी जिम्मेवारी भी होती है। तो हम धीरे धीरे फिर अपना निरंतर करते गए। 5-7 लोगों की टीम है और उसके बाद में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, और इसी प्रकार से हम लोग अपना सामाजिक काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया कार्य आप लोग कर रहे हैं। देखा जाए कि स्वच्छता के लिए सरकार ने तमाम दावे किए हैं और कहीं ना कहीं स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, लेकिन मूलतः जब देखा जाए ज़मीनी स्तर पे तो एक यहाँ पे पहाड़गंज आप देख सकते हैं कितना बड़ा निरंतर बढ़ता जा रहा है। गंदगी हर गली मोहल्ले और जगह पे है। तो क्या ये सिर्फ निगम की ही जिम्मेदारी है कि ये सफाई करे, आम जनता इस पे क्यों नहीं आगे आता है? तो इसके लिए कुछ आप लोग कार्य करते हैं कैसे इसको? मैडम, आप स्वच्छता की ब्रांड एम्बेसडर रही हैं, तो किस तरह लोगों को जागरूक किया जाए कि लोग भी एक ये अभियान चला दें कि हम खुद हर घर को साफ करें? इस तरह का कुछ आप लोगों ने किया था? जी बिल्कुल, हमने करा है और इतना अच्छा परिणाम भी निकला है उसका कि हमने 800 कुंटल खाद अलग अलग करवाई और खाद बनी है। और देखिए, कूड़ा, रियल बोलो, कूड़ा कूड़ा नहीं है। अगर सोचा जाए तो वो बहुत खाद बन सकती है, उसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम अगर ये बोलते कि कूड़ा है तो कूड़ा नहीं है वो। पहली बात तो हमें खुद अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। कूड़ा किस चीज़ के लिए? आप नाली में मत डालिए ना इधर उधर, आप उसकी खाद बना दीजिए या किसी जानवर को दे दीजिए। कई लोग ऐसे हैं कि अपने घरों से फेंक रहे हैं, भाई वो काम क्यों?
अन्न है वो, उस अन्न के लिए हम इधर उधर दौड़ रहे हैं, उसी का अपमान कर रहे हो आप। और पॉलीथीन का यूज़ मत करिए, कपड़े का थैला लेके जाइए। तो कितनी हमारी वो जो पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, उससे कितना हमारा पर्यावरण बचेगा अगर हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, कपड़े का थैला यूज़ करेंगे। तो सोचिए हमने दिया क्या है, हमने अपने बच्चों को यही तो दे रहे हैं, हम बीमारियाँ ही तो दे रहे हैं। आप 100 ग्राम का मोबाइल लेके जा सकते हैं, क्या 2 ग्राम की क्या वो थैला नहीं ले जा सकते आप? ले जा सकते हैं, अपने पर्स में रख के ले जा सकते हैं, पर हम करना नहीं चाहते। जिस दिन हम ठान लेंगे हम लोग कि नहीं हमें करना है, तो यकीन मानिए उस दिन रुद्रपुर को कोई भी स्वच्छ और सुंदर बनाने से नहीं रोक सकता। बस पहल हमें करनी पड़ेगी। कहीं न कहीं जागरूकता की कमी है। कल्याणी नदी की कल्याण की हमेशा बात होती रहती है, तरह-तरह के दावे हैं, लेकिन कहीं न कहीं नगर निगम के साथ-साथ आम जनमानस भी दोषी है, क्योंकि नगर निगम उस नाले में कूड़ा डालने नहीं आता है। आम जनता ही वहाँ पे कूड़े डालती है और आप देख लीजिए कि स्थिति बड़ी भयावह रही है। पीछे भी अभी आपदा आई थी, तो बड़ी स्थिति भयावह रही, कई घर डूब गए, कई लोग उसमें जनहानि भी शायद हुई हो और जानवर बहुत हो गए। और अभी हाल में एक चीज़ देखने को मिलती है कि क्षेत्र के अंदर जो हमारे नगर निगम है, नगर निगम के अंदर बहुत सारे डस्टबिन रखे होते थे, जगह जगह पे डस्टबिन रखे होते थे स्वच्छता के लिए कि लोग कूड़ेदान का उपयोग करें और उसमें कूड़ा डालें, लेकिन अब वो डस्टबिन देखने को नहीं मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं नगर निगम से भी लापरवाही है। लोग कूड़े सड़क पे फेंक देते हैं, जिससे हमारी गौ माताएं और भी जानवर जो प्लास्टिक होता है वो खाती हैं, उससे बीमार पड़ जाती हैं, वो बहुत जल्दी उनके प्राण त्याग देती हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें वो लोग भी दोषी हैं। तो इसके लिए आप क्या मानती हैं, क्या डस्टबिन को पुनः रखा जाए या डस्टबिन की संख्या बढ़ाई जाए और लोगों को, नगर निगम को भी आगे आके एक जागरूकता अभियान चलाया जाए कि सभी लोग कूड़ा डस्टबिन में डालें, या जो नहीं डालते हैं कहीं कहीं एक तरह का चालान की भी व्यवस्था बने कि उनको आर्थिक चालान दिया जाए, आर्थिक दंड दिया जाए, तो लोग थोड़ा जागरूक होंगे। क्योंकि यहाँ का ये मानना है कि आधे से ज़्यादा पब्लिक हेलमेट सिर्फ इसलिए लगाती है कि 1000 रुपये का उसका चालान कट जाएगा, अपनी सुरक्षा के लिए नहीं। तो जिस तरह से इस तरह का माहौल है, तो वहाँ थोड़ा आर्थिक दंड दिया जाए, तब लोग मानेंगे और तब स्वच्छता को हम आगे ले जा सकते हैं। आपका क्या मानना है? देखिए, आपने बहुत अच्छा बोला है कि जब तक डर नहीं होगी, आपने देखा होगा कि स्कूल में पहले क्या होता था, बच्चे क्यों काम करते थे, क्योंकि उन्हें डर रहता था कि हमारे टीचर हमें मतलब डांटेंगे, तो वो उस डर से करते थे। वही थोड़ा सा डर होना चाहिए, और डर अच्छा भी है थोड़ा सा, ये नहीं कह रही हूँ ज़्यादा, पर थोड़ा सा डर जरूर होना चाहिए। और बाकी देखो, साथी तो कर ही रही है, पर आम हर इंसान की प्राथमिकता है कि वो भी करे। और निगम की बात करें तो देखो, डस्टबिन होने चाहिए। हमने इतना अभियान करा है और हम जाते हैं, कैंप की तरफ भी जाते हैं, हम रविंद्र नगर की तरफ भी जाते हैं। वहाँ हमने पूरा बोल दिया था कि आप मतलब अलग अलग दीजिए, पर थोड़ी सी, बस थोड़ा सा साथ मिल जाए हमारे को निगम का भी, तो यकीन मानिए बहुत अच्छा होगा। डस्टबिन बहुत जरूरी है। निगम ने पहले भी डस्टबिन बांटी है। हम लोग निगम के साथ में रह के कई कॉलोनियों में, कई वार्डों में हम लोगों ने डस्टबिन बांटे हैं, और ग्राउंड लेवल में बांटने के बाद जब वापस फिर अभियान में गए हैं तो कई लोगों ने उस डस्टबिन को अपने पर्सनल कामों में लगा चुके थे। माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। मैं घरेलू डस्टबिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़े डस्टबिन जो रोडों पे लगे हुए थे, जिसमें घर के डस्टबिन को उसमें वापस गिराया जाता था, और वो नगर निगम की गाड़ी लेके और जहाँ भी उसको कूड़े ले जाती थी वो ले जाती थी। लेकिन अभी अभी आजकल में हमने सर्वे किया तो कहीं भी इधर लोकल एरिया की मैं बात बता रहा हूँ, अपने आवास विकास क्षेत्र की बात बता रहा हूँ, तो बड़े डस्टबिन अब देखने को नहीं मिलते हैं। जो कूड़ा लोग ले जाते हैं, जहाँ पे डस्टबिन पहले रहा करता था, वहाँ कूड़ा वो लोग खुले में डाल देते हैं। उससे जो जानवर है, गाय है, जो हमारे डॉग हैं या और जानवर हैं, उस कूड़े को पूरी तरह से सड़कों पे फैला देते हैं। आम जनमानस का आना जाना दुर्भर हो जाता है, बदबू होती है, जिससे कई बीमारियां भी लोगों को फैलती हैं। तो इसका मैं ये चाहता हूँ कि इस पे आप क्या सुझाव दे रहे हैं कि क्यों वो डस्टबिन हटाया गया, और उसको डस्टबिन आना चाहिए, और लोगों को जागरूकता भी करनी चाहिए कि जहाँ
जहाँ पे डस्टबिन रखा है, जनरली क्या होता है डस्टबिन खाली रहता है, लोग बाहर फेंक देते हैं। तो एक तरह से सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए जाएं वहाँ पे। इस तरह का जब आपको मॉडर्न बनाना है, नगर निगम को अपने शहर को चमकाना है, इंदौर के कंसेप्ट पे हम काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस तरह के हमें एक्शन भी लेने होंगे। वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएं, जिससे जो भी डस्टबिन में नहीं फेंक रहा है तो उस पे चालान हो, आर्थिक चालान हो। जैसे हमारे हाईवे पे लगे हुए हैं, कोई ओवर स्पीड में जाता है या कोई रूल तोड़ता है तो उसको ऑनलाइन चालान हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ ऐसा हो कि उसे चिन्हित करके उस बंदे को उस पे चालान किया जा सके। क्या कहना है आपका? चलान तो बहुत ही जरूरी है, और ये चीज़ें हम लोग आज से नहीं, साथी ग्रुप ये बहुत पहले से मुद्दा उठा रही है निगम के सामने कि सर चालान करो, चालान करो। अक्सर होता क्या था कि पहले जब डस्टबिन जहाँ जहाँ पे लगे होते थे, डस्टबिन लगने के बाद भी लोग जब घर का कचरा अपना, जैसे ऑफिस जाते समय लेडीज ने बोल दिया कि जाओ इसको डस्टबिन में डाल देना, लेकिन वो मोटरसाइकिल से चल रहे हैं और वहीं से निशाना लगा के फेंक देते थे। वो डस्टबिन में जाती थी या बाहर गिर जाती थी और वो एक बड़ा सा कचरा का ढेर बन जाता था धीरे धीरे करके। फिर गाय वगैरह आए, उसी को खाए, उसमें रोटी भी रखे हुए हैं। तो कम से कम ये लोगों को भी ये पहल करना चाहिए कि जो चीज़ें हैं, जैसे उसमें खाने की चीज़ें हैं तो जानवर तो खाएंगे ही, लेकिन उसको आप अलग तो कम से कम निकाल के रख दो ताकि कोई भी जानवर हो उसे खा सके। और रही बात निगम का, तो चालान तो सर बहुत जरूरी है। जब तक चालान नहीं होगा तब तक लोग जो है इस पहल पे नहीं खड़े उतरेंगे। जी, आपने देखा कि स्वच्छता की आप ब्रांड एम्बेसडर रही हैं और अपने सुझाव दी हैं। ये लाइव सेशन चल रहा है, यदि किसी को स्वच्छता से रिलेटेड कोई सुझाव हो तो आप सुझाव भी दे सकते हैं, और मैडम से कोई प्रश्न भी पूछना चाहता है कि किस तरह से स्वच्छता बढ़ाई जाए तो आप प्रश्न का स्वागत है, आप जवाब भी देंगी। किन किन क्षेत्रों में आप लोग काम करते आए हैं? स्वच्छता के अलावा किन किन क्षेत्रों में आप लोग काम कर रहे हैं? सर स्वच्छता के अलावा हम लोग पर्यावरण बचाने का काम करते हैं। पिछले बार सबको पता है कि अपने शहर में एक बहुत बड़ी आपदा आई जिसमें से काफ़ी घर बर्बाद हो गए, और जैसे ही हमारी टीम को रात में पता चला तो हम लोग मिलके जो भी आ सके हम लोगों ने लोगों को निकालने का काम किया। अगले दिन से फिर हमारा अभियान कंटिन्यू शायद 10-12 दिन तक हम लोगों का चला, क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, कपड़े नहीं थे। लेकिन मैं अपने शहर को भी बहुत बधाई का पात्र मानता हूँ कि एकजुट हो जाती है। किसी भी तरह का कोई आपदा अगर आती है या कोई बातें हो जाती है तो सब लोग शहर में इकट्ठा हो जाते हैं। उस टाइम हमने सबसे बोला और लोगों ने अपने घर से पुराने पुराने कपड़े हमें प्रोवाइड करवाए, कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें दिए, ताकि हम लोग कम से कम शायद 50 बोरे से ज़्यादा हम लोगों ने यहाँ लोगों को कपड़े बांटे, कच्चा राशन बांटे, बच्चों के दूध बिस्किट वगैरह सब दिए। तो ये रहा हमारा आपदा वाला समय में ये हमारा कार्य था। बर्तन बांटे हैं, बर्तन बांटे, हाँ वो हमारे बर्तन बांटे हैं, कपड़े बांटे हैं, खाने की चीज़ें बांटी है, बिस्किट बांटे हैं, कच्चा राशन भी बांटा है हमने। और ये पूरी साथी टीम पूरे मतलब एक मिलकर सुबह से हम 10 बजे से और रात के 9 बजे तक करते थे ये काम। उसमें छोटे बच्चे भी थे और बड़े लोग भी थे। बहुत सराहनीय प्रयास रहा। उस टाइम ऐसी आपदा आई थी कि कोई भी एक मनोज तिवारी जी हैं, ये इनका एक प्रश्न है कि सड़क के किनारे जितने भी नाले हैं सब में कचड़ों का ढेर भरा रहता है। हल्की सी बारिश होने के बाद सारा गंदा पानी सड़कों पे आ जाता है। इसकी रोकथाम के लिए क्या समाधान हो सकता है और कौन कर सकता है? आपसे प्रश्न है। सबसे पहले तो ये देखिए कि हम आप लोग कोई भी है, मैं इनका नाम नहीं ले रही हूँ कि आपने डाला है। सबसे पहले क्या है कि जो दुकानें होती हैं वो क्या करते हैं, वो कूड़ा इकट्ठा करके किसी उसमें नहीं डालते, वो सीधे अपनी दुकान के आगे जो नाला है उसमें डालते हैं। तो भाई साहब पानी तो आएगा ही और भरेगा भी। कहीं ना कहीं मनोज जी हम लोग भी जिम्मेदार हैं इस चीज़ का, क्योंकि जो नाला है वो हमारे घर के सामने से ही आता है और उसमें नाले में कचरा डालने के लिए कोई बाहर से नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं आस पड़ोस या हम खुद जिम्मेदार हैं कि उस नाले में कचरा डालते हैं। हमें भी जागरूक होने की ज़रूरत है, और सिर्फ सरकार और समाज सेवियों का ही ये काम नहीं है और कि ये आगे आके इस कार्य को करें। हमें भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना पड़ेगा और हमें भी आगे आना चाहिए। थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। मैंने कैंप में अभियान करा था हमने, तो वहाँ पे कैंप वालों ने क्या करा, कुछ लोगों ने ईंटें नालियों में डाल दी। अब जब ईंटें रहेगी तो जाहिर सी बात है पानी नहीं जाएगा और वो बाहर ही आएगा। तो जब हम अभियान करते थे हमने बोला कि ये ईंटें क्यों लगी है, तो सब क्या कहते थे ऊपर से आ रही है।
फिर हम और आगे गए, हमने कहा ये ईंटें क्यों आ रही है? कह रहे ऊपर से आ रही है बहकर। पर वो ऊपर मुझे आज तक नहीं दिखा है, इतने साल हो गए पर आज तक मैं उस ऊपर को नहीं देख पाई हूँ कि ऊपर से ईंटें आ कहाँ से रही हैं। तो हम ही कर रहे हैं ना, ये कोई दूसरा। कहीं ना कहीं हम खुद दोषी हैं। इस तरह की स्वच्छता गंदगी भी हम फैलाते हैं। गंदगी यदि हम लोग जागरूक रहते तो ये स्थिति शहर की नहीं होती, इतनी बीमारियां भी नहीं आती। हमें जागरूकता के लिए आगे आना चाहिए। देखा जाए कि आप बच्चों के साथ, जो छोटे बच्चे हैं, मैंने कई बार आप लोगों को देखा है कि आप लोग छोटे बच्चों हैं कल्याणी नदी के किनारे, उनको पढ़ाते भी हैं, उनको कुछ तरह तरह की एक्टिविटीज़ में आप लोग ले आते हैं। तो किस तरह का कार्य आप लोग उन बच्चों के साथ करते हैं और क्या मोटिव है आपका उसके प्रति? उसमें सर देखिए, कोविड के टाइम से कुछ बच्चों को फीस के वजह से स्कूल से हटा दिया गया। तो हम लोगों को जैसे पता चला, उसमें पहले 10 बच्चे 12 बच्चे इकट्ठा हुए। फिर हम लोगों ने बोला कि ठीक है, अगर हमारे पास हम सक्षम इतना नहीं है तो कम से कम 2 घंटा समय तो हम लोग निकाल सकते हैं, और हमारे पास जगह भी नहीं। तो हमने कल्याणी नदी के किनारे जो पार्क बना हुआ है, हमने फिर वहाँ पे इकट्ठा किया उनको, और धीरे धीरे कम से कम 50-60 बच्चे हो गए। और फिर कुछ समाज सेवियों ने आके हमें बुक्स, नोटबुक्स, पेन वगैरह प्रोवाइड कराए, और हम लोगों ने करीब करीब ये 4-5 महीने तक ये अभियान चलाए, लोगों को, बच्चों को वहाँ पे पढ़ाने की। उसके बाद से कुछ बच्चों का हमने एडमिशन भी जाके स्कूल में प्रिंसिपल से या उनके एमडी से मिलकर रिक्वेस्ट किया कि ये बच्चे पढ़ने योग्य हैं, और इनको आप थोड़ा सा एक समाज के प्रति भावना रखते हुए इनको एडमिशन कर लीजिए। तो उन्होंने हमारा साथ भी दिया और किया भी। तो ये रहा हम लोगों का। और उसके बाद में पिछले 3-4 महीने सर्दियों के मौसम में, जैसे कि आज सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। लोग बच्चियों को ज़्यादा वो नहीं, उस अलग नज़रिए से देखते हैं। तो जो छोटी छोटी बच्चियों थी, हमने एक एकेडमी के टीचर लोगों को बुला के उनको सेल्फ डिफेंस के बारे में एक्टिव किया, उनको सिखाया कि कैसे हमें आत्मरक्षा कैसे करनी चाहिए। तो ये रहा हमारा उसका कोविड के टाइम का दौर। नहीं, बहुत सराहनीय प्रयास है आप द्वारा। जो असहाय बच्चे हैं, जो अभाव में जी रहे हैं बच्चे हैं, उनको शिक्षा के लिए आगे बढ़ाया जाता है, शिक्षा में जागरूक किया जाता है, और सभी के सहयोग से उनको पढ़ने में मदद की जाती है, उनका एडमिशन कराया जाता है। आपका ये जो साथी ग्रुप है, सभी लोग मिलके उन बच्चों को आगे ले जाते हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कोई भी इसमें सहयोग के लिए आगे आना चाहे तो निसंकोच आए, क्योंकि ये एक आदमी के, एक व्यक्ति का कार्य नहीं है। ये सभी को आगे आना होगा, तब हम अपने देश को मजबूत बना सकते हैं और अपने समाज को मजबूत बना सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण पे भी आप लोग काम करते हैं। मैंने काफ़ी देखा है आप लोगों को कि नगर निगम के साथ भी और वन विभाग के साथ भी मिलके आप लोगों ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी चलाया और वृक्षारोपण किया भी। तो वृक्षारोपण करना बहुत आसान होता है, लेकिन उस पौधे को बड़ा करना, उस पौधे को जीवित रखना बहुत मुश्किल टास्क होता है। तो उसको जीवित रहने के लिए आप लोग क्या प्रयत्न करते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। आजकल लोग जो है बरसात के मौसम में हर जगह मैं देखता हूँ कि पौधे लगाने के लिए आगे आ जाते हैं, पौधे लगा तो देते हैं, लेकिन उसकी सेवा नहीं कर पाते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप पौधों को देखभाल नहीं कर सकते हो तो उसको लगाओ भी मत। पिछले साल हम लोगों ने करीब करीब 200 के ऊपर हम लोगों ने पौधे लगाए, जिसमें से शायद 1-2 पौधे नहीं बच पाए, बाकी पौधे सुरक्षित हैं। और हम लोगों ने निरंतर, हालांकि निगम से भी हमने बोला कि पानी की गाड़ी, चूँकि हमारे पास आर्थिक थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो गाड़ी अगर आ गई तो आ गई। यहाँ तक कि जो हमारे टीम के बच्चे थे, बाल्टी से पानी ले जाकर उन पौधों को पानी दिए हैं, और उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। 2-3 महीना अगर उनको बचा लिए, फिर उनको फिर पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वो फिर अपने आप तैयार हो जाते हैं। तो पिछले साल जो हम लोगों ने पौधा लगाए हैं और आज ठीक ठाक हैं। मैंने पिछले साल अपनी शादी के सालगिरह पे हमने एक नीम का पौधा लगाया था, और आज जब हम कभी देखते हैं इतनी खुशी होती है हमें देख के, आज हमसे 2 गुना बड़ी हो गई है ना। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अगर आप लोग पौधा लगा रहे हो तो उसका सेवा भी करो जब तक वो पूरा मजबूत नहीं हो जाता है। फैमिली प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है। आपके परिवार में आपके बच्चे का जन्मदिन है,
तो पौधा लगा के उत्सव मनाइए। आपके घर में कोई भी अच्छा कार्य हुआ है तो पौधा लगा के मनाइए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को यदि हम कुछ देना चाहते हैं तो यही देंगे। अभी आपने किन दिनों में देखा, इन दिनों में जब कोविड का दौर चल रहा था तो लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर भटके हैं, और यदि हम इसके लिए जागरूक नहीं होंगे तो आगे आप खुद समझदार हैं कि किस तरह की स्थिति आने वाली है, भयावह आने वाली है। और पानी को लेके कहीं ना कहीं एक बार ये देखा जाता है कि पानी को लेके लोग जागरूक नहीं हैं, जल संरक्षण पे लोग काम नहीं करना चाहते हैं। बाहर बहुत गाड़ियां धोई जाती हैं, साथ में पानी का दुरुपयोग होता है। अक्सर देखता हूँ रोडों पे पानी, लोग रोड कई घंटों धुल रहे होते हैं, जिससे डबल नुकसान होता है। एक तो पानी का नुकसान हो रहा है, रोड पे निरंतर यदि पानी आप डालेंगे, जो पिच रोड होता है उस पे पानी उसके लिए नासूर होता है, वो पानी जैसे पड़ता है वो खराब भी होता है। तो ऐसे इस पे कोई जागरूकता अभियान आप लोगों ने चलाया, या इस तरह का कुछ ऐसा हो जिससे ये रोका जाए, उन लोगों को भी कुछ ऐसा आर्थिक दंड दिया जाए या आर्थिक चालान किया जाए, ताकि वो लोग भी जागरूक हों और पानी की कमी को समझें? क्योंकि देखिए, देखा जाए तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, पंतनगर यूनिवर्सिटी में एक बार कार्यक्रम चल रहा था तो मेरा भी जाना हुआ था वहाँ पे। तो एक साइंटिस्ट आए थे, उनसे काफ़ी लंबी बात हुई पानी को लेके। तो उन्होंने ये बताया कि पीने के पानी में आधा गिलास पानी पीने के फोम में आने में लगभग 20 साल लग जाते हैं। नीचे ज़मीन से आने में, वो नल में आके और पीने के फोम में वो आएगा तो उसे 20 साल लग जाते हैं। और हम बाल्टी के बाल्टी और समरसेबल लगा के और वो लगा के पानी का नुकसान कर रहे हैं। तो आपका क्या सुझाव है, किस तरह से जागरूकता फैलाया जाए? देखिए, सही कह रहे हैं आप। यहाँ पानी बहाना ऐसा है कि मतलब हाँ, हम कुछ हैं। और सबसे पहले तो जैसे गुजरात में पेनल्टी लगती है, मेरे ख्याल से वैसे ही लगनी चाहिए। अगर इसमें किसी एक का नहीं है, माना कि आप बिल दे रहे हो, उसमें सिर्फ आपका ही हक नहीं है, ये पानी कई जनों के लिए है। इसके मतलब हम सबका हक है, और आने वाली जो पीढ़ी है, जो छोटे बच्चे हैं, अभी सभी हैं, उनका भी हक है। इसके मतलब ये मत सोचिए कि आप बिल दे रहे हो तो आपका ही है, इसमें कितने जनों का हक है, तो हम किसी का हक नहीं मार सकते। और सबसे बड़ी बात है, जैसे गुजरात में हो रहा है ना, पेनल्टी पड़ती है, वैसी ही पड़नी चाहिए। जब पेनल्टी पड़ेगी तो तभी लोग समझेंगे और उसकी कदर करेंगे। अभी हम कदर नहीं कर रहे हैं। साउथ में अभी मैंने पढ़ा था कहीं न्यूज़ में कि 2000 फीट के नीचे तक भी पानी नहीं मिल रहा है। तो जल ही जीवन है, सिर्फ कह देने मात्र से ही हमारा जिम्मेवारी ख़त्म नहीं होता है। और पता नहीं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कितने निर्दयता से पानी को ऐसे बहा देते हैं। आजकल आरओ का लगभग हर घर में प्रचलन है, बिना आरओ के कोई है नहीं। आरओ में 1 लीटर पानी सेव करने के लिए 4 लीटर बहाना पड़ता है। और हम लोगों ने इस पे जागरूकता भी चलाया है। जिनके जिनके घर में आरओ है, हमने उनसे जाके निवेदन किया है कि जो आरओ का वेस्ट पानी निकल रहा है ना, उसमें आप किसी बर्तन में भर लो, उसको गार्डनेस में लगा दो, उससे आप बर्तन साफ कर लो, किचन के काम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए पानी पे भी जरूरी है लोगों को भी इस पे अमल करना। बहुत सराहनीय आपका प्रयास है कि आप जल संरक्षण पे भी काम कर रहे हैं। सभी को आगे आना चाहिए, क्योंकि सभी की नैतिक जिम्मेदारी है यदि हम पानी बचा पाएंगे। और ये गलतफहमी है आदमी की कि हम बिजली का बिल दे रहे हैं, हम अपना पानी खर्च कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस तरह की धारणा हम लेते हैं तो अपने देश का और समाज दोनों को नुकसान करते हैं। आप दोनों द्वारा लगातार, साथी ग्रुप द्वारा लगातार सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें स्वच्छता अभियान भी है, जल संरक्षण भी है, पर्यावरण संरक्षण भी है, राशन से वितरण, जो भी अभाव में जी रहे हैं लोग, उनकी जैसे भी मदद कर सकते हैं आप लोग मदद करते हैं। बच्चों की शिक्षा का विशेष ध्यान है, जो स्लम में बच्चे रहते हैं, जो अभाव में रहते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसका प्रश्न हो तो आप पूछ सकता है इनसे, लाइव में आप जवाब देंगे, या इनकी सेवाओं का कोई लाभ भी लेना चाहता है तो हम कांटेक्ट नंबर इनसे ले लेंगे। आप कांटेक्ट नंबर बता दीजिए, जिससे कोई भी आपसे लाभ लेना चाहे या कोई भी आपको सहयोग। देखिए, समाज सेवी लोग होते हैं, वो सहयोग से काम करते हैं, अकेले कोई काम नहीं कर पाता है। सबके सामूहिक प्रयास से ही कोई भी सामाजिक कार्य हो पाता है। तो कोई भी व्यक्ति इनके सामाजिक कार्य में आगे आना चाहता है, इनका सहयोग करना चाहता है, तो आपसे हम डिटेल नंबर ले लेते हैं, फ़ोन नंबर, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और या सेवा भाव से भी कोई जुड़ना चाहे, जो इनके साथ जुड़ के सेवा देना चाहता है, श्रमदान देना चाहता है, या समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना चाहता है, तो उसका भी स्वागत है। आप अपना नंबर एक बार बताएं।
सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा संस्था का नाम है साथी ग्रुप, और उनसे अगर जुड़ना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, समाज के प्रति आप अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, तो मेरा नंबर है 9917909336। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। 9917909336। जी, आपने ये नंबर आपने देख लिया, हम कमेंट बॉक्स में भी नंबर डाल देंगे किसी को भी जुड़ना हो। एक प्रश्न योगेश लांबा जी का आया है, आपका कहना है, प्रश्न करने के लिए धन्यवाद योगेश सर। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, इसको यूज करना बंद कर दें। हमें अपने शहर को इसके उपयोग से मुक्त करना है ताकि भविष्य में न हो, लेकिन सिंगल यूज बंद होने के बाद भी अधिकतर दुकानों पे सिंगल यूज हो रहा है, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। आपका मतलब एक सुझाव भी है और प्रश्न भी है। जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लांबा जी हमारे टीम के ही हैं और बहुत अच्छे एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और इस पे सूखा कूड़ा को और गीला कूड़ा को लेके ये बहुत ही जागरूक करते रहते हैं लोगों को, और बिल्कुल इस पे प्रतिबंध तो होना चाहिए। प्रतिबंध लग भी गया है, और इस पे इसके बावजूद भी जहाँ पकड़ा जा रहा है वहाँ पे निगम, मुझे लग रहा है कि निरंतर, मैंने अभी देखा था, चालान कट भी रहे हैं और कटना भी चाहिए। काफ़ी फ़र्क पड़ा है, काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अब पहले ज़्यादा होता था, है अभी भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ख़त्म हो गया, पर थोड़ा-सा है। तो सभी मिलके कर रहे हैं और हो भी रहा है, निगम का भी दिख रहा है, और जनता भी अब जागरूक हो गई है, वो भी अब थोड़ा बहुत अपने घर से थैले ला रही है, तो पॉलीथीन कम हो। सिर्फ निगम की जिम्मेदारी नहीं है, हमें भी आगे आना होगा स्वच्छता के लिए, और प्लास्टिक जो बैन है उसका उपयोग बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। कागज का थैला भी उपयोग में लाना चाहिए, कपड़े का लाना चाहिए। कागज थोड़ा कम ही यूज करें, क्योंकि पेपर हम ज़्यादा यूज करेंगे, डिस्पोजल भी चीज़ें आ रही हैं जो अलाउ है, और उसका हम मिसयूज करते हैं। देखा जाए कि हम प्लास्टिक का गिलास एक बार पानी पी के फेंक देते हैं, तो और कहीं ना कहीं इसका ज़्यादा उपयोग होगा तो पेड़ कटेंगे, पेपर लकड़ी से बनेगा, पेड़ कहीं ना कहीं कटेंगे तो वो भी हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। एक तरफ हम पेड़ लगाएंगे, एक तरफ हम काटेंगे, तो दोनों चीज़ें बराबर चलती रहेंगी तो पर्यावरण को मजबूती नहीं मिल सकती है। आप दोनों लोग आए और इस तरह का सामाजिक कार्य कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। और जागृति ट्रस्ट ऐसे लोगों को सैल्यूट करता है जो इस तरह का कार्य करते हैं। ये देखा जाए कि महिलाएं आगे नहीं आ पाती हैं कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यों में, या महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए जो दावे किए जाते हैं वो जमीनी स्तर पे नहीं पाए जाते हैं। लेकिन रुद्रपुर में देख रहा हूँ कि आप जैसी महिलाएं, काफ़ी महिलाएं आगे आ रही हैं, तो एक महिलाएं आगे आएँ और महिलाओं को बराबर का एक सम्मान मिले, और हर क्षेत्र में जैसा कि वो आगे बढ़ रही हैं और वो आगे बढ़ें, उसके लिए कोई मैसेज हो सतर्क भारत के माध्यम से महिलाओं के लिए। देखिए, महिलाएं तो बहुत अब आगे आ गई हैं। पहले ये होता था कि हाँ नहीं, घूंघट में रहते थे, हम घर में रहेंगे, पर जिस हिसाब से अब महिलाएं आ रही है, कर रही है, मैं ही नहीं और भी। और सबसे बड़ी बात है कि घर से सपोर्ट, और मैं तो यही बोलूँगी, मेरे हस्बैंड की वजह से मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि उन्होंने फुल सपोर्ट करा है और बोलते भी हैं कि जाओ, किसी दिन ऐसा होता है कि हमारा थोड़ा सा अभियान लेट हो रहा हो और मैं घर में हूँ, तो वो पूछते हैं कि क्यों नहीं गए आप, इतना लेट क्यों हो रहे हो। तो जाहिर सी बात है, घर से सपोर्ट होगा तो महिलाएं करेंगी, और महिलाएं कर भी रही हैं, बच्चे भी आ रहे हैं। आपने देखा होगा हमारी टीम में सबसे ज़्यादा बच्चे, महिलाएं, ये सब हैं। तो जाहिर सी बात है, जब महिलाएं आगे आएंगी तो देश जरूर बदलेगा। जी जी, बहुत बढ़िया, महिलाओं को आगे आना चाहिए। सबसे अच्छा आप लोगों का मुझे ये लगता है कि आप बच्चों को एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। बच्चों को जो आगे करते हैं, बच्चों को संस्कार और जो सेवा भाव उनके अंदर लाते हैं, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि बच्चे जब आगे आएंगे तभी समाज का बदलाव हो सकता है। आने वाली ही पीढ़ी समाज का बदलाव कर सकती है और हमारे भारत को मजबूती प्रदान करती है। आप सर सतर्क भारत के माध्यम से कोई मैसेज देना चाहें जो हमारे दर्शक हों, जो लोग आपको सुन रहे हों? मैं सतर्क भारत की तरफ से सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत बढ़िया एक प्लेटफार्म है, और यहाँ पे आप समाज सेवियों का एक मौका देते हैं, और जो जो भी अपने अपने फील्ड में काम करता है, देखिए भले नाम अलग है लेकिन काम सबका एक ही है, समाज के प्रति समर्पित है सब लोग। तो इस पे नहीं जाना चाहिए कि वो स्वच्छता से हैं तो स्वच्छता करें, वो खाना बांटे। तो जब भी शहर को, अपने देश को अगर एकजुटता होने की ज़रूरत पड़ती है तो सब लोग एकजुट हो जाइए, और इससे ज़्यादा फिर मैं कुछ नहीं कहूँगा।
एकजुटता में ही भलाई है, और सब लोग फिर कोई भी काम हम लोग इजीली कर सकते हैं जब सब इकट्ठा रहेंगे तो। ये रुद्रपुर की खूबसूरती रही है कि जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं या जितने लोग हैं, कभी भी हमारे शहर पे कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो सभी लोग एक मंच पे खड़े होते हैं, सारे सामाजिक कार्यकर्ता। और फिर भी मैं एक बार आह्वान करना चाहूँगा कि स्वच्छता को लेके जो हमें दावे करते हैं, ज़मीनी हकीकत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी टीम और हम लोग खुद ज़मीनी हकीकत से रूबरू लोगों को कराते रहे हैं और आगे भी कराते रहेंगे। तो हमें खुद आगे आना होगा, नगर निगम और सरकार की तरफ नहीं जाना है। हमें खूब मजबूत करना है और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन करना है, स्वच्छता के लिए आगे आना है। ऐसे ही हम लोग असाधारण आवाज़ के साथ निरंतर आते रहेंगे और असाधारण आवाज़ आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए सतर्क भारत के साथ। जय हिंद।